नमस्कार, मैं हूं प्रीति सिंह। आप देख रहे हैं संस्कृति यात्रा। संसद टीवी पर एक ऐसा कार्यक्रम जो आपको जोड़ता है भारत की सांस्कृतिक विरासत, कला, परंपराओं और लोक जीवन से। हर हफ्ते हम आपको लेकर चलते हैं एक नई सांस्कृतिक यात्रा पर, जहां इतिहास बोलता है और परंपराएं जीवंत हो उठती हैं। भारतीय दर्शन एक ऐसी अखंड ज्योति के समान है जो कि हजारों वर्ष पहले प्रज्वलित की गई और समय समय पर असंख्य विद्वानों ने अपनी विद्या और ज्ञान की आहुति देकर इस ज्योति को अखंड रखा। भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में कई महान ऋषियों, संतों और आचार्यों ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। इसी क्रम में आचार्य अभिनव गुप्त का योगदान उल्लेखनीय है। वो कश्मीर के महान शैव दर्शन शास्त्री, कवि, नाटककार और संगीतज्ञ थे। कश्मीरी शैववाद के प्रमुख विद्वान आचार्य अभिनव गुप्त ने भारतीय दर्शन और तंत्र शास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके अनगिनत प्रसिद्ध ग्रंथों में तंत्रा, लोक और अभिनव भारती भी शामिल है। जहां एक और तंत्र लोक कश्मीरी शैववाद का एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें तंत्र योग और दर्शन का विस्तृत वर्णन है, तो वहीं अभिनव भारती भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की सरल व्याख्या है। आज के विशेष में देखिए आचार्य अभिनव गुप्त पर बनी फिल्म काश्मीरीय महामाहेश्वर, आचार्य अभिनव गुप्त के कुछ अंश। आचार्यों के आचार्य मेरे गुरु, जिनके नेत्रों से अलौकिक आनंद की छटा झिलमिलाती है, कानों में झूलते रुद्राक्ष कण कुंडल, लहराती दाढ़ी, ललाट भस्म भभूत से शोभित, लंबे सुनहरे केश पुष्पमाला से ऊपर गोलाकार बंधे, बस यही मेरे गुरु हैं, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य अभिनव गुप्त। अपने गुरु आचार्य अभिनव गुप्त के इस मार्मिक शब्द चित्र को अंकित करने वाले मधुराज मूलतः दक्षिण भारत में मदुरई के रहने वाले थे, किंतु ज्ञान की पिपासा तथा आत्मबोध की ललक मदुरई से निकलकर हिमालय की गोद में आबाद ऋषि भूमि कश्मीर ले आई। ये यात्रा छोटी नहीं थी, न कठिनाई कम थी, परंतु प्यासे की प्यास को ज्ञान गंगा की कलकल ने अपने पास खींच ही लिया। भारत के सुदूर दक्षिण में भी उनको महामाहेश्वर माना गया था और जिस प्रकार से उन्होंने विभिन्न मतों में शिक्षा ली थी, इसी तरह से वह जगह जगह से आने वाले शिक्षार्थियों को अपना ज्ञान बांटते रहे थे। आचार्य अभिनव गुप्त ध्यान मग्न होकर ज्ञान के सागर से अमूल्य एवं अतुल्य मोती निकालकर अज्ञान का अंधकार दूर करने की राहें प्रकाशित करते रहे। उनका व्यक्तित्व एक ज्ञान का स्रोत था जिसने त्रिक दर्शन, नाट्यशास्त्र तथा सौंदर्य शास्त्र को सहज सरलता प्रदान कर नए आयाम दिए। उनकी प्रतिभा, ज्ञान तथा दार्शनिक दृष्टिकोण ने उनको जीवन काल में ही एक अवतार स्वरूप बना दिया। ऐसे भी बहुत आस्थावान हैं जो आचार्य अभिनव गुप्त को स्वयं भैरव का एक रूप मानते हैं। मान्यता यह है कि अभिनव गुप्त के पूर्वज अत्रि गुप्त 8वीं शताब्दी में कन्नौज प्रांत में रहते थे। जब कश्मीर नरेश ललितादित्य मुक्तापीड़ ने 740 ईस्वी में कान्यकुब्ज प्रदेश पर आक्रमण कर उसे जीता, तो वापसी पर एक विद्वान अत्रि गुप्त को भी अपने साथ लाए।
लगभग 200 वर्ष बाद 10वीं शताब्दी के मध्य यानी 940 और 950 ईस्वी के बीच इसी यशस्वी कुल से अभिनव गुप्त का जन्म हुआ। अभिनव गुप्त के पिता का नाम श्री नरसिंह गुप्त तथा माता का नाम था विमला, जिन्हें वे अपने ग्रंथों में श्रद्धा से विमल कला के नाम से भी स्मरण करते हैं। श्री नरसिंह गुप्त स्वयं शैव दार्शनिक होने के अतिरिक्त व्याकरण के आचार्य भी थे, अतः अभिनव की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। श्री अभिनव गुप्त ने तंत्र दर्शन के महान ग्रंथ तंत्रालोक के आरंभिक श्लोक के माध्यम से सदियों से चली आ रही इस परंपरा को नकारा कि रचना का प्रथम श्लोक इष्ट देवी की वंदना से करना चाहिए। उन्होंने तंत्रालोक का शुभारंभ माता पिता की वंदना से किया, जिन्हें वे किन्हीं देवी देवता से कम नहीं मानते थे। माता पिता के प्रति आदर और निष्ठा वे यूं व्यक्त करते हैं कि पिता को पंचमुख गुप्त तथा माता विमला को महाजननी का नाम देते हैं। Tantraloka, he wrote, he didn't write, he spoke, he explained, and his disciples were noting down. They took us like a scribe. Yes, scribe. Like a scribe. Yes. And any in- other book in- that in you were? 37 days. In 37 days. 37,000 shlokas. अभिनव गुप्त रचित भरत मुनि के ग्रंथ नाट्य शास्त्र पर उनकी विस्तृत टीका अभिनव भारती नाट्य जगत में वही महत्व रखती है जो महत्व तंत्रालोक को त्रिकशैव दर्शन में हासिल है। एक बात तो बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि वह अपने समय से बहुत आगे देखते थे और आज के समय में जितनी भी समस्याएं हमारे सामने हैं, कहीं ना कहीं उनके ग्रंथों में उस पर विचार मिलता है। आचार्यों के आचार्य अभिनव गुप्त समझ गए थे कि यहाँ उनका कार्य पूरा हो चुका है, अब वापस जाने की बेला है। शिष्यों से अथाह प्रेम था और उनकी साधना भी आकाश छू चुकी थी। गुरु उन्हें पीछे कहां छोड़ते। गुफा में प्रवेश करते समय जिस भैरव स्तोत्र को वे गा रहे थे, उसी स्तोत्र में तिथ दीनवी है, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है: पौष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी है तथा संवत 68 है। 68 से अभिप्राय यहाँ 4068 है, जो ईसवी संवत अनुसार 4 जनवरी 1016 बनता है। कर्म गणेशु यह प्रकाश सदियों पहले यहीं से निकला था। इतिहास साक्षी है, कितने ही लुटेरे शासक रूपी दानव आए, लूटपाट, बर्बरता, तोड़फोड़, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन ये अमर अमिट प्रकाश पूरे विश्व में आंधियों को चीरता हुआ फैलता ही गया और ये विस्तार आज भी जारी है। भीषण भैरव शक्तिमयो। सच में भारतीय दर्शन और कला के क्षेत्र में आचार्य अभिनव गुप्त का योगदान अनमोल है। आइए आगे बढ़ते हैं अपने अगले पड़ाव संवाद की तरफ। आज हम आपके सामने ला रहे हैं एक विशेष साक्षात्कार, एक ऐसी अद्वितीय विभूति से जिन्होंने अपने जीवन को कथक नृत्य की सेवा में समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं भारत की नृत्य साम्राज्ञी पद्मश्री श्रीमती सितारा देवी जी की। कथक को विश्व मंच पर पहचान दिलाने वाली ये कलाकार सिर्फ एक नृत्यांगना नहीं, बल्कि भारतीय परंपरा और संस्कृति की चलती फिरती मिसाल थीं। आज हम उन्हीं से कुछ विशेष बातें जानेंगे, उनके जीवन, संघर्ष और कला के सफर के बारे में। पंडित सुखदेव महाराज की सुपुत्री और शिष्या, जिन्हें खुद रविन्द्रनाथ ठाकुर ने नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि दी थी, उन्होंने अपनी कला से ये सिद्ध कर दिया कि भारतीय नृत्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मिक अभिव्यक्ति है। तो आइए अगले क्षणों में
हम सभी मिलकर नमन करते हैं उस सितारे सितारा देवी को जो आज हमारे बीच ना होकर भी हमारी यादों में चमक रहा है। खैर हम लोगों को तो समय नहीं मिलता था क्योंकि रियाज करना सुबह उठकर, तो थोड़ा बहुत मैं पढ़ी हूँ ऐसे तो। और पिताजी तो आपको मालूम है कि मैं उनकी कितनी तारीफ़ करूँ। आज जो कुछ भी आप लोग दुनिया से मान सम्मान जो कुछ मिला, अवार्ड्स मिले, प्यार मिला, मोहब्बत मिली, सारी चीज़ें मिली, सब उनका श्रेय है, उनका आशीर्वाद है। और उन्होंने बड़ी मेहनत की है, बड़ी मेहनत की। सब पूरे ख़ानदान को उन्होंने कहा कि मेरी माँ से जब शादी करके आए तो बोले कि भाई मैं तो, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, कुछ नहीं है, मेरे पास जो कुछ है मेरे पास विद्या है, वो मैं तुम्हारे बच्चों को वही मैं दे सकता हूँ कि ये कभी दुखी नहीं होंगे, कभी पैसे की कमी नहीं होगी और ये अपना जीवन अच्छी तरह से सुखमय निभा सकते हैं। तो इसीलिए पूरे ख़ानदान को उन्होंने, गाना भी तो खैर गाते ही थे, गाना भी उन्होंने सीखा था अपने पिताजी हमारे दादाजी से। हमारे परदादा जी नृत्य करते थे। हाँ, बनारस में जी कपिला जी पहले ऐसा था, बचपन में जो हमने देखा है, जबकि हम होश में आए 6-7 साल के, तो वहाँ के जितने भी नर्तक थे लड़कियाँ बन के नाचते थे। जैसे हाँ, क्योंकि लड़कियां तो नाचती कुचिपुड़ी में भी मतलब जो पुरुष है लड़की बनते हैं, तो ये प्रथा तो पहले थी। अभी जो भी रामलीला जितना होता है वहाँ सीता वो लड़का ही बनता है। सही, बिल्कुल। और लड़कियों को वहाँ बिल्कुल इजाज़त नहीं है। तो ये सब होता रहा है। और फिर अंग्रेज़ों का ज़माना था, कोई एकेडमी नहीं, कुछ नहीं, कोई कोई सरकार से कोई किसी तरह इनका आश्रय नहीं। उस वक्त सरकार लोग तो राजा महाराजों का ज़माना था, तो खैर वो लोग पल जाते थे। ये बात थी कि जिस तरह की आजकल का जो अवस्था है कोई कलाकारों का, कि उनके पास पैसे नहीं हैं, ट्यूशन करते हैं, 100 रुपया 150 रुपया के 10 जगह दौड़ते हैं सुबह से शाम तक। तब उनका वो ज़माने में ऐसा था नहीं। सारे आर्टिस्ट अपने राजा महाराजा के यहाँ बुलावा आया, यहाँ वहाँ जयपुर महाराज है, जोधपुर महाराज, बीकानेर महाराज है, बनारस महाराज है, जन्नापन्ना महाराज हैं, काशी महाराज है, सब महाराज है, जातवा महाराज है, सब जगह सब आर्टिस्ट फैले हुए हैं, उनका खानदान वही है। जब वहाँ से दीवान आएगा और कहेगा कि आपकी विदाई है कल, तब वो महाराज के हाजिरी में खड़े होंगे, फिर इनामात मिलेंगे, जो भी देना है, ये है, जेवर है वगैरह। तब तक से, जब तक से महाराज का ऑर्डर नहीं होगा विदाई नहीं होगी, तब तक हम लोग मौज कर रहे हैं। ऐसा था पहले। अब तो ये सब रहा ही नहीं, सब खत्म हो गया। लेकिन जिस ज़माने में हम सीख पाए वो ज़माना बहुत अच्छा था अभी से। लेकिन सितारा जी, जब आप बनारस से बम्बई गई तो फिर वहाँ तो दूसरी तरह का वातावरण था। बिल्कुल नहीं, वहाँ भी अच्छा था। ये अब हाँ, ऐसा आप कैसे लगा आपको शुरू में और अब कैसा लगता है? बम्बई में ये जैसे भरतनाट्यम, कथक, ये सब कुछ था नहीं, कुछ नहीं। आज मैं 62 साल की बात कर रही हूँ। मैं आई हूँ 12 साल की उम्र में, तालीम के साथ साथ घसीटे गए हैं। तो यहाँ से एक उनका नाम था अपना, कुछ पिक्चर बन रही थी, उषा हरण। तो क्या धार्मिक पिक्चर हम लोग सब बना ही रहे, पहले बहुत बनता था। तो बोले भाई नाच गाना नहीं है, शास्त्रीय गाना तो था महाराष्ट्र का, लेकिन भाई नाच वाच नहीं है, राधा कृष्ण नाचे, वो नाचे, शिव नाचे। तो निरंजन शर्मा थे, वो बनारस के थे। कहे भाई हमने सुना है कि ये सुखदेव महाराज की लड़कियां नाचती हैं, तुम बनारस जाओ, अपने असिस्टेंट को भेजा। अब जाकर पता लगा कि मोहल्ले में देखो, अगर उनमें से कोई लड़की आती तो उसको लेकर आओ, और लड़की छोटी चाहिए, क्योंकि हीरोइन उनकी थी सुल्ताना करके, जुबैदा की बहन, बहुत सुंदर। कहे ठीक है। कहीं पहुंच गए वो, तो उस वक्त हम रियाज कर रहे थे, पिताजी नचा रहे थे। तो आए तो बंद हो गया। बम्बई, अरे बाप रे, बम्बई का आदमी आया है। और पूरे हलचल मच गया, बैठिए 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 बैठिए, पानी नाश्ता। अरे नहीं आप रहने दीजिए, इस बच्चे को नचाइए ना, हम इसका डांस देखेंगे। फिर पिताजी ने फिर नचाया। कहें देखिए हम किस लिए आए हैं कि हम इस बच्ची को बम्बई ले जाना चाहते हैं, और पिक्चर में ऐसा रोल है कि एक 12-13 साल की लड़की है, हंसती खेलती भागती है, हीरोइन का दिल बहलाती है, नाचती है, उससे मजाक करती है, चंचल लड़की, ऐसा चाहिए मुझको। पिताजी बोले कि अभी तो इतनी छोटी, तालीम दे रहे हैं हम, इसको सिखा रहे हैं। कहे वहाँ भी तालीम दीजिए, आपको बहुत बड़ा फ्लैट मिलेगा,
सब जो भी चाहिए आपको सुविधाएं सब मिलेंगी आपको। तो कहा ठीक है। तो नंदा दीदी ये लोग सब जवान थे, कहे आपकी बेटियां इन लोगों को भी ले चलिए तो हीरोइनें बन जाएंगी जाते ही। कहा अच्छा। तो यानी 13 आदमी आए यहाँ बम्बई, पूरा खानदान आया हमारे साथ। तो फ्लैट सब कुछ, और मंथली क्या दिया उन्होंने, 400 रुपया महीना उस टाइम। उसमें बहुत बड़ी रकम। 1 रुपये में खानदान का खाना बनता था, और ट्रेन का किराया था 6 रुपये। तो हम लोग सब आ गए फ्लैट में, रहने लगे। और गाने में उन्होंने सिद्धेश्वरी बाई को बुलाया, क्लासिकल। हाँ मुझे याद है। पूछा पिताजी से कि यहाँ, कहे कि अभी यंग में तो सिद्धेश्वरी बाई हैं, आप जाइए दाल की मंडी, वहाँ पर उनका मुजरा होता है। तो वहाँ गए, फिर उनको बुक किया। तो पहले आपने फिल्म कौन सी इसी में? पहले जो फिल्म हुआ उषा हरण। उषा हरण में बस यही सही रोल था, गाना था, भागना दौड़ना नाचना वाचना। अब वो होते ही तो वहाँ पूरे बम्बई में हल्ला हो गया कि ये कौन सा नाच है, ये लड़की नाचती है। फिर ओपेरा हाउस में प्रोग्राम देखने आए, वहाँ नाचे। कहीं ये तो नाच बिल्कुल अलग लगता है, क्या कहा है, हम लोगों ने नहीं देखा। तो मेरे पिताजी ने कहा ये कथा नृत्य है, हमारा राधा कृष्ण का ये सब नृत्य है, शिव पार्वती का है, वो सब ये नृत्य है, भले हमको यही सब चाहिए। तो फिर काम करने लगे, तो छोटा छोटा रोल मिलने लगा मुझे, छोटे छोटे। कभी डांस कर रही हूँ उसमें, तो इसमें करते 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 जब मैं 14-15 साल की हुई तो हीरोइन बन गई। इस तरह से वहाँ रह गए। आपकी सबसे प्रिय फिल्म कौन सी है? हमें अवॉर्डेड फिल्म है हमारी वतन, महबूब खान की, महबूब साहब की। उसमें अपना उस वक्त की स्टार लोग के, विभो उनका नाम, कुमार विभो को खूब जानते थे। विभो को आप जानती हैं, हाई पाकिस्तान। कुमार जो पूरन भगत में काम किए थे, सुपरस्टार, वो हीरो थे। एक माया बनर्जी थी लड़की, वो थी, मैं थी उसमें। तो 3 हीरोइनें थी। मैं उस वक्त 14 साल की थी उस पिक्चर में। तो बेस्ट एक्टिंग का मुझे अवार्ड मिला है, अभी रखा हुआ है अवार्ड। बहुत और बढ़िया। सोने का अवार्ड, सोना 22 रुपये तोला था, 12 ग्राम। तो सोने का अवार्ड मिलता था। फिर महबूब खान की दूसरी पिक्चर उनकी अपनी बनी नजमा, उसमें बेस्ट एक्टिंग अवार्ड मुझे मिला। 2 पिक्चरों में मुझे एक्टिंग अवार्ड मिला है। और जो भी मान मिला है आप लोगों ने सबने दिया है, वो तो आपके सामने ही है। कि जो साहित्य को स्वर से बांध के और उसमें उसको फिर ताल से बिल्कुल करना, बिल्कुल, जो कि आप पढ़ंत भी वैसी करती हैं। एक करके आप यहाँ भी। अच्छा, और जो उनके जितने भी, अभी राधा कृष्ण का पोएम ऐसा लिखा है उन्होंने। हाँ बताइए ना, कुछ सुनाइए ना। कि अब याद है कुछ? हाँ याद तो है। और क्योंकि नाचती नहीं है तो बीच में भूल भी जाती है। ठीक है, वो बैठे बैठे आता भी नहीं है, वो खाली जब पाँव चले तब आते हैं। एक कितना अच्छा है, कोई यहाँ दिल्ली में करती है, पुरानी करना भी करके गई हैं, उमा शर्मा भी करती है, लेकिन नाम नहीं लेते हैं ये लोग। देखिए कितनी गलत बात। आप देखिए, जबकि पिताजी का सारा ये, तो शंभू महाराज से जब सिखाने गए नंदा दीदी को, क्योंकि शंभू महाराज का भाव बड़े अच्छा था आंखों का, तो पिताजी खुश होकर देखकर कहे क्या बात है, सुभान अल्लाह, क्या आंखों का भाव आप करते हैं। भले हमारी चीज तो सीख ही रही हैं, आपकी अदाएं भी सिखाइए हमारे बच्चों को। कहते भैया क्या बात करते हैं, ये तो हमारी बेटियां लगती हैं, हम थोड़ी अपने घर वाले। कहे नहीं, हम बिरादरी से बाहर हैं, अब आप लोगों में हम लोग नहीं हैं, बेधड़क सिखाइए आप। तो शंभू महाराज से शुरू किया सिखाने के, जैसे गत निकाह साहब बोली है ना, ये सब उनकी देन। पद्मश्री श्रीमती सितारा देवी से बातचीत के बाद आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले पड़ाव, माटी सुगंध की ओर। भारत की ग्रामीण धरोहर के संरक्षण के लिए संस्कृति मंत्रालय एक अहम परियोजना चला रहा है, मेरा गांव मेरी धरोहर। इसी प्रयास की एक झलक देखने के लिए आज हम चलेंगे दक्षिण गोवा जिले के एक ऐसे पर्यटक गांव अगोंडा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता, शांत वातावरण और दर्शनीय समुद्र तटों के लिए जाना जाता है। तो चलते हैं अगोंडा गांव की ओर। अगोंडा साउथ गोवा में स्थित खूबसूरत गांव है। यह अपनी बेहद प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध है। गांव में कोंकणी, मराठी, अंग्रेजी भाषा बोली जाती है।
यहाँ बनी पक्की सड़कें इसे समस्त भारत से जोड़ने का काम करती हैं। यहाँ बने विद्यालय यहाँ के शिक्षा स्तर में निरंतर सुधार कर रहे हैं। गांव में बने सरकारी स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक उपचार करने में सक्षम हैं। गांव कृषि प्रधान है। यहाँ मुख्य रूप से धान और काजू जैसी फसलें उगाई जाती हैं। गांव के लोग मछली पालन भी करते हैं। कई लोगों की गांव के मुख्य बाजार में दुकानें हैं। गांव अपनी संस्कृति से जुड़ा हुआ है। इसे 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली औपनिवेशिक शासन में आना पड़ा और 1961 में भारत ने गोवा को शामिल कर लिया। अगोंडा विभिन्न सभ्यताओं से भरा हुआ इतिहास रखता है। गणेश चतुर्थी, दिवाली और क्रिसमस यहाँ मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। इन त्योहारों में यहाँ की संस्कृति सम्मिलित दिखती है। यहाँ के बीज अपने नीलम से नीले पानी और पन्ने से हरे नारियल के पेड़ों को समेटे किसी सुंदर आभूषण सी प्रतीत होती है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अगोंडा अपने हरे भरे वातावरण और अपने अतुल्य धार्मिक इतिहास के कारण पर्यटन के लिए आदर्श है। यहाँ के निवासी अपनी खूबसूरत मुस्कुराहटों के साथ आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो ये थी आज की हमारी संस्कृति यात्रा। आशा है आपको पसंद आई होगी। इस कार्यक्रम को लेकर आपके सुझाव हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, इसलिए अपने सुझाव हमें ज़रूर भेजें। हमारा ईमेल आईडी है sanskritti.ignca@gmail.com। आपसे फिर होगी मुलाकात संसद टीवी पर अगले हफ्ते आज ही के दिन इसी समय संस्कृति यात्रा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और जाते जाते देखिए हाल में हुए सांस्कृतिक आयोजनों की कुछ झलकियाँ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के जनपद संपदा प्रभाग ने ज्ञान पथ श्रृंखला के अंतर्गत डॉक्टर चारू आर्य और नवनीता डेका द्वारा संपादित पुस्तक दलित फेमिनिस्ट डिस्कोर्स वॉइसेस इन दलित नैरेटिव्स पर चर्चा का आयोजन किया। ये पुस्तक कविता, व्यक्तिगत आख्यानों और आलोचनात्मक निबंधों के माध्यम से दलित महिलाओं की आवाज को उजागर करती है और जाति, लिंग और सामाजिक न्याय के अंतर संबंधों को संबोधित करती है। इस कार्यक्रम ने दिल्ली विश्वविद्यालय और बाहर के शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और छात्रों को विचारों के जीवंत आदान प्रदान का अवसर प्रदान किया। नोएडा स्थित जेएम इंटरनेशनल के छात्र छात्राओं ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का शैक्षिक भ्रमण किया, जहां उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति की विविधताओं को जाना। इस अवसर पर कला निधि विभागाध्यक्ष एवं डीन प्रशासन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़ ने विद्यार्थियों को न सिर्फ महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया, बल्कि उनके साथ प्रेरणादायी संवाद भी किया। बच्चों ने केंद्र के प्रभागों में हो रहे कार्यों को देखा और उन्हें जाना भी। इस शैक्षिक भ्रमण में छात्रों के साथ स्कूल की प्रधानाचार्य डॉक्टर भावना कुलश्रेष्ठ और शिक्षक गण भी मौजूद रहे। शैक्षिक और सांस्कृतिक ज्ञान से परिपूर्ण इस अनुभव के अंत में भी सभी छात्रों ने एक स्वर में एक देश एक धड़कन अभियान का समर्थन कर राष्ट्रीय एकता पर संदेश दिया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के क्षेत्रीय केंद्र त्रिशूर में नाट्य शास्त्र पर एक व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने नाट्य शास्त्र को लेकर अपनी अपनी बात रखी। इस दौरान विभिन्न मुद्राओं को भी प्रस्तुत करके दिखाया गया। भरत मुनि द्वारा रचित नाट्य शास्त्र हमारे प्राचीन ग्रंथों में से एक अद्वितीय ग्रंथ है। ये न केवल भारतीय नाट्य कला का मूल आधार है, बल्कि संगीत, नृत्य, अभिनय और सौंदर्य शास्त्र पर समग्र दृष्टि भी प्रदान करता है। ये ग्रंथ हजारों वर्षों से कलाकारों और दर्शकों का मार्गदर्शन करता आया है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और यूनेस्को में नई दिल्ली कार्यालय के सहयोग से एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का विषय था यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इन साउथ एशिया, इश्यूज एंड चैलेंजेस। इस संगोष्ठी में दक्षिण एशिया में दस्तावेजी धरोहर के संरक्षण से जुड़े प्रमुख मुद्दों और चुनौतियों पर गहन चर्चा हुई। इस अवसर पर कला निधि विभाग के प्रमुख और डीन प्रशासन प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़,
डॉक्टर फैक्सन बांडा, सुश्री जोई स्प्रिंगर, आईजीएनसीए के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय, सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय की विशेष सचिव सुश्री रंजना चोपड़ा और अन्य गणमान्य वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। इस दौरान यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कार्यक्रम पर 3 दिवसीय वर्कशॉप का भी आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों, मालदीव, बांग्लादेश और भूटान के प्रतिष्ठित संस्थानों के प्रतिनिधि भी एकत्रित हुए। कार्यक्रम का उद्देश्य था दक्षिण एशिया की अमूल्य दस्तावेजी धरोहर को संरक्षित रखने के लिए साझा रणनीतियां विकसित करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। दक्षिण एशिया की सांस्कृतिक स्मृति को संजोने की दिशा में ये एक सार्थक पहल है।